वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री वाला। बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो है सोशल साइंस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत पॉलिटी का आज ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। 4 प्रैक्टिस सेट पहले के हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को, बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित सारे वीडियो को और पॉलिटी के 4 प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन को बनाए गए चैप्टर वाइज, और यह वीडियो जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट के पॉलिटी पार्ट में जो है पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत शामिल किया गया है। चैप्टर वाइज प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से परीक्षा में आपके आएंगे। चैप्टर वाइज प्रश्नों को दिया गया है और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के कारण तमिल व सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं, उस पर आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। सन 1947 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। दूसरा है, 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार कर सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। और तीसरा आपका है कि विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चले। आपके ऑप्शन है केवल 1, 1, 2, 2, 3 या 1, 2, 3 तीनों सही हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सही होगा। सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2 और 3 सही होगा। 1956 में एक कानून बनाया गया था जिसके तहत तमिल को दरकिनार कर सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था। ये सही है। और विश्वविद्यालयों तथा सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली थी। तो यह नए संविधान में यह भी प्रावधान किया गया था कि बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया जाएगा। और तमिलों को इस तरह लगा कि धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली उनकी जो राजनीतिक पार्टियां उनके प्रति संवेदनशील हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2 और 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। इसके सामाजिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रीलंका तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीलंका में सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल आबादी की 74% है। और तीसरा ऑप्शन आपका है कि श्रीलंका में तमिलों की आबादी कुल आबादी का 18% है। अगला ऑप्शन आपका है कि मौजूद श्रीलंका के नक्शे में गौर करें तो पाएंगे तमिल मुख्य रूप से उत्तर व दक्षिण प्रांतों में आबाद हैं। अब उपर्युक्त कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको चयनित करना है इसमें कि इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यही आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, 1, 2, 3, 4 या 2, 4। यही आपको बताना है कि कौन सा इसका। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं बताना है आपको, ये वाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे तमिल मुख्य रूप से उत्तर
और दक्षिण प्रांतों में आबाद हैं। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर का, यही सही नहीं है, क्योंकि तमिल जो है मुख्य रूप से ये जो है आपका उत्तर और पूर्वी प्रांतों में, उत्तर और यहाँ दक्षिण की जगह पर पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। और बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ये भी वाला सही है। और यहाँ 74% इनकी आबादी है सिंगलियों की। तमिलों की आबादी 18% है। और अधिकतर जो सिंगली भाषी, जो सिंगली भाषा बोलते हैं, वो मैक्सिमम बौद्ध हैं। और तमिल भाषी लोगों में कुछ जो है आपके हिंदू भी हैं, कुछ मुसलमान भी हैं। श्रीलंका की आबादी का लगभग 7% हिस्सा जो है ईसाइयों का है, जो सिंगली और तमिल दोनों भाषाओं को बोलते हैं। सिंगली किस देश की राजभाषा है? आपके ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया या भारत। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया ये श्रीलंका की राजभाषा है। श्रीलंका में सिंगली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? आपको बताना है कि राजभाषा के रूप में कब घोषित की गई। 1955, 1956, 1957 या 1958। तो 1956 ईस्वी में जो है यह राजभाषा घोषित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे में विवाद होने पर कौन सा न्यायालय सुनवाई करता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च और उच्चतम न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी शक्तियों के बंटवारे के संबंधित मामला होता है वह आपका उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों में सुनवाई होती है। उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों में सुनवाई होती है। संघीय शासन व्यवस्था के गठन की व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला तरीका है 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक इकाई गठित करना। दूसरा तरीका बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान रखते हुए राज्यों का गठन करना है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा। चलिए उसका उत्तर बताइए क्या सही होना है। संघीय शासन व्यवस्थाओं के विशेषताओं के संबंध में जो है आपको बताना है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे आपके केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो इसका उत्तर बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। जो पहला तरीका है कि 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ ला एक बड़ी इकाई गठित करना, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और जो दूसरा तरीका है कि बड़े देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान रखते हुए राज्यों का गठन करते हैं, तो इसमें भारत हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा और चीन हो जाएगा। तो इसका 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन 1953, 54, 1955 या 1956। तो ये बताना है कि कब ये गठित किया गया था, पुनर्गठित कब किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1956 में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और 22 दिसंबर 1953 को जो है डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। और इसी की रिपोर्ट के आधार पर जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा देश है? फ्रांस, जापान, स्विट्जरलैंड या ब्रिटेन।
आधुनिक जो विश्व है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलता है, स्विट्जरलैंड। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण है? 40वां, 42वां, 73वां या 26वां? सत्ता के विकेंद्रीकरण के संबंध में पूछ रहा है। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जो है 73वां संविधान संशोधन यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश को जो है मद्रास प्रांत से अलग किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संघवाद बल देता है शक्तियों के विभाजन पर, राष्ट्र की एकता पर, राज्यों की सुदृढ़ता पर, राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर। तो आपका उत्तर इसमें बताना है क्या होगा कि भारतीय संविधान में जो है जो संघ और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन होता है जिससे संघ मजबूत भी रहे और राष्ट्र की एकता पर बल भी मिले। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संघवाद जो है राष्ट्र की एकता पर बल देता है। राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य सरकार ने किया था? ऑप्शन केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु में। तो राजमन्नार समिति का गठन 1969 ईस्वी में किया गया था। 1969 ईस्वी में किया गया था। और केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए इसका गठन जो है तमिलनाडु राज्य ने किया था। तमिलनाडु राज्य ने किया था। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ऑप्शन है 10वीं, 7वीं, 12वीं या 5वीं। तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा जो है आपका 7वीं अनुसूची में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में दिया गया है। इसमें संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो 7वीं अनुसूची में इसको दिया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका। आपके ऑप्शन है 14 राज्य, 6 संघ राज्य, 14 राज्य 6 संघ राज्य, 17 राज्य, 14 राज्य 8 संघ राज्य और 17 राज्य 8 संघ राज्य। तो मैंने बताया कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था और इन्हीं की सिफारिश पे जो है कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1 नवंबर 1956 को? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे आपका। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है?
यह आपको बताना है। ऑप्शन है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। तो ये संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार जो है भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब राज्यों का यूनियन, यूनियन में संघ होता है। तो भारत राज्यों का संघ है जिसमें राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। तो राज्यों का यूनियन है, राज्यों का संघ है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। मिलान करना है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, तो चलिए इसका मिलान देख लेते हैं हम। केंद्र सूची के अंतर्गत क्या आएगा, तो केंद्र सूची के अंतर्गत जो है ये जनगणना होगी। जनगणना केंद्र सूची के अंतर्गत आएगा। राज्य सूची के अंतर्गत, तो राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था होगी। और इसके बाद समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन हो जाएगा। और अवशिष्ट सूची के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए का 3 और बी का फर्स्ट। ए का 3, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 2। ए का 3, बी का फर्स्ट, ए का 3 सिर्फ ए वाले ऑप्शन में है, तो यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है। ऑप्शन कृषि, शिक्षा, पुलिस या रक्षा। तो कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में नहीं है आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा जो है समवर्ती सूची में नहीं है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ और राज्य दोनों के लिए इसके महत्व को समान देखते हुए जो है इसको समवर्ती सूची में, कौन सा विषय समवर्ती सूची में है ये पूछ रहा है ना, तो शिक्षा हो जाएगा। शुरुआत में जो है शिक्षा राज्य सूची का विषय था, किंतु शिक्षा जो है केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर महत्वपूर्ण था। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में रख दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। भारतीय संविधान संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। भारतीय संविधान संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। जी ऑस्टिन, केसी वियर, सर आइवर जेनिंग्स, डी बसु ने। तो किसने कहा था इसको बताना है आपको। संघवाद को सहकारी संघवाद, तो भारत का संविधान सहकारी संविधान है, संघवाद है, यह जो है जी ऑस्टिन ने कहा था, जी ऑस्टिन ने। और आपके केसी वियर ने कहा था कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है। केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, जनता से, भारत के संसद से। तो केंद्र और राज्य सरकारों को जो प्राधिकार मिलता है वह भारतीय संविधान से प्राप्त होता है, भारतीय संविधान से। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो संविधान के अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 3 में जो है नए राज्यों के गठन की शक्ति जो है संसद को प्राप्त है, संसद को। हिंदी बोलने वाले भारतीयोों का प्रतिशत कितना है। तो हिंदी बोलने वाले भारतीयों का प्रतिशत जो है यहाँ पे आपको बताना है 50%, 40%, 41% और 50%। मैंने अभी आपको जो ऊपर बताया था उसमें वो पहले का आंकड़ा था, और वर्तमान में जो है ये 41%, ये 2001 की जनगणना के अनुसार है।
2001 की जनगणना के अनुसार इसमें बताया गया है। और इसके अलावा आपका 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% ये हिंदी बोलने वाले हैं, जबकि 2001 की गणना के अनुसार 41.03% जो है ये हिंदी बोलने वालों की संख्या का प्रतिशत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को किस संशोधन द्वारा मान्यता दी गई? इम्पोर्टेंट है प्रश्न ये, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन 92वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन या 21वां संविधान संशोधन। तो आपका जो है 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जो है राजकीय भाषा घोषित किया गया और अनुसूची 8 में कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाइयाँ किस भाषा में होंगी? आपके ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, अंग्रेजी दोनों, सभी 22 भाषाओं में। यह आपको बताना है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाइयाँ किस भाषा में होंगी। तो आर्टिकल जो है 348 फर्स्ट के तहत यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय ये अंग्रेजी भाषा में होगी। आर्टिकल 348 फर्स्ट के तहत समस्त कार्रवाई जो है अंग्रेजी भाषा में होगी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख। तो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय जो है यह ईसाई धर्म से संबंधित है। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज वाशिंगटन या लुई 16वां। रंग भेद की नीति के खिलाफ जो है किसने जो है आवाज उठाई थी, ये आपको बताना है। तो मार्टिन लूथर किंग ने जो है गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर अमेरिका में जो है रंग भेद की नीति के खिलाफ आंदोलन चलाया था। मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है सांप्रदायिकता का, जातिवाद का, रंग भेद का या आतंकवाद का। तो 1968 में जो है मैक्सिको में ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जो रंग भेद की घटना के कारण जो है विवादों में रहे थे। सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन है? ऑप्शन है लोकतांत्रिक, प्रजातंत्र, साम्यवादी या लोकतांत्रिक। तो सैनिक जो है शासन अथवा राजतंत्र जो है किस प्रकार का शासन है? तो ये अलोकतांत्रिक है, इसका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है? भारत, अमेरिका, पाकिस्तान या बांग्लादेश। गैर लोकतांत्रिक देश कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। किस देश से आंग सान सूकी का संबंध है? घाना, म्यांमार, पोलैंड या न्यूजीलैंड। तो इनका जो है आंग सान सूकी का संबंध जो है यह म्यांमार से है, जो है, और इन्होंने लोकतंत्र की स्थापना के लिए लंबा संघर्ष भी किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
यूएन का कौन सा अंग देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद या इनमें से सभी? देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए तो सुरक्षा परिषद इसके लिए जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था 1945 में हुआ था और इसके 6 प्रमुख अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये 6 हैं इसके अंग। एक ट्रेड यूनियन नेता जो 1990 के चुनाव में पोलैंड का राष्ट्रपति निर्वाचित राष्ट्रपति बना, एनक्रुमा, लेकवालेस, अगस्तो पिनोसे, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना था ये बताना है आपको। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा लेकवालेस। लेकवालेस जो है यह पोलैंड के निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चिली में सैनिक तख्तापलट कब हुआ था? चिली में सैनिक तख्तापलट ऑप्शन है 11 सितंबर 1973, 11 अक्टूबर 1992, 6 दिसंबर 1992, 8 नवंबर 1992। तो चिली में सैनिक तख्तापलट जो है आपका 11 सितंबर 1973 को हुआ था। 11 सितंबर 1973 को हुआ था। सालाजार कहाँ का तानाशाह था? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, जर्मनी या पुर्तगाल। सालाजार कहाँ का तानाशाह था ये आपको बताना है। तो सालाजार जो है पुर्तगाल का तानाशाह था, पुर्तगाल का तानाशाह था और यह 1932 से लेकर 1968 तक मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। पुर्तगाल का यह तानाशाह था। लोकतंत्र में देखने को मिलता है जातिवाद को बढ़ावा देना, धार्मिक आधार पर लोगों में भेद पैदा करना, टकराव एवं विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित करना, क्षेत्रीयता के आधार पर अलग अलग राज्य का गठन करना। इसमें से क्या आपको देखने को मिलता है यही बताना है आपको। तो इसका उत्तर मिल जाएगा आपको, हो जाएगा कि लोकतंत्र में जो है टकराव एवं विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित करना, यही ज़्यादा देखने को मिलता है। जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमजोर किया है? ऑप्शन है आर्थिक शहरीकरण, शिक्षा की वृद्धि, शहरीकरण या उपयुक्त सभी। तो जाति व्यवस्था को जो है आर्थिक विकास ने भी कमजोर किया, शिक्षा की वृद्धि ने भी कमजोर किया है और शहरीकरण ने भी कमजोर किया, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, राजनीति पर, क्षेत्र पर, समुदाय पर। तो सांप्रदायिक राजनीतिक जो है धर्म पर आधारित होती है। गोल्ड कोस्ट किस देश का पुराना नाम है? गोल्ड कोस्ट किस देश का पुराना नाम है? तो ऑप्शन है नेपाल, घाना, चिली या पोलैंड। तो गोल्ड कोस्ट जो है आपका घाना का पुराना नाम है। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार, वयस्क मताधिकार कब मिला था? इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब मिला था ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 1926 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में। तो इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब मिला था? इसका उत्तर हो जाएगा 1928 में इनको वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था और उसी समय अधिनियम बनाकर इनको वोट देने का अधिकार दिया गया 1928 में। पंथ यानी धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ में निम्न में से कौन सा होगा? किसी एक धर्म को राज्य की मान्यता, किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा, दूसरे धर्म को स्वीकार करना या इनमें से कोई नहीं। तो पंथ या धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी धर्म को अपनाने की
सुविधा होती है इसमें। पंथ निरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, जैसे भारत है। कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? नारीवादी, सामाजिक आंदोलन, धार्मिक या राजनीतिक आंदोलन? तो लैंगिक समानता पर बल देता है नारीवादी आंदोलन जो है, ये लैंगिक समानता पर बल देता है। भारत में समाज सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से किसका योगदान है? ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर या उपयुक्त में से सभी? तो भारत में समाज सुधार आंदोलन को जो है चलाने का इन सभी का श्रेय है, उपयुक्त में से सभी का। पितृ प्रधान व्यवस्था कैसी होती है? ऑप्शन है ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहाँ पर बहुत लोग प्रभुत्व और विशेषाधिकार हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहाँ पर केवल पुरुष प्रभुत्व और विशेषाधिकार हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहाँ महिलाओं का प्रभुत्व और विशेषाधिकार हो, और ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहाँ पर पुरुष के साथ साथ महिलाओं का भी प्रभुत्व और विशेषाधिकार हो। पितृ प्रधान के बारे में पूछ रहा है, तो पितृ प्रधान व्यवस्था में ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहाँ केवल पुरुष प्रभुत्व और विशेषाधिकार होता है, यही होता है। फेडेकोर का संबंध है पर्यावरण आंदोलन से, जातिगत आंदोलन से, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से, उपरोक्त में से सभी से। तो फेडेकोर जो है यह दक्षिणी अमेरिकी देश बोलीविया का एक संगठन है, बोलीविया का एक संगठन है, और बोलीविया का एक संगठन है जिसका उद्देश्य है सामान्य हितों की रक्षा करना और पानी के निजीकरण के विरुद्ध है इसका आंदोलन किया गया था, क्योंकि वहाँ की सरकार ने जो है कोचबम्बा शहर में जल की आपूर्ति जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिया था उसने। तो यह जो है पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से है। जैसे भारत में जो है आपका देखेंगे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण से संबंधित था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, और ग्रीन बेल्ट आंदोलन का संबंध भी पर्यावरण आंदोलन से था। तो ग्रीन बेल्ट आंदोलन के नेता जो थे मंगारी मथाई को वर्ष 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा जातिगत भेदभाव जो संबंधित था, यह बॉम्ब सेफ संगठन था, वह इसका संबंध जातिगत आंदोलन से था। तो इसका उत्तर हो जाएगा पानी के निजीकरण के विरुद्ध ये फेडोकर जो है इसका संबंध था। आगे प्रश्न आपका है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और ग्रीन बेल्ट आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन राजनीतिक आंदोलन, आर्थिक आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन या उनमें से सभी। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि इसका संबंध जो है पर्यावरण संरक्षण आंदोलन से है। आगे का प्रश्न देखेंगे, ग्रीन बेल्ट आंदोलन के नेता कौन था? शिवा वंदना, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट या बंगारी मथाई? तो इसके नेता जो थे बंगारी मथाई थे, और इन्हें 2004 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। अगला प्रश्न देखेंगे, बॉम्ब सेफ का संगठन का संबंध किससे? राजनीतिक पार्टियों में भेदभाव से, सामाजिक आर्थिक समस्या से, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से, या इनमें से कोई नहीं। तो बॉम्ब सेफ का संबंध जो है अभी मैंने ऊपर आपको बताया जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन था, और यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन था। जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन था और मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन था। नेपाल में नया संविधान कब अपनाया गया? ये आपको बताना है कब अपनाया गया था नेपाल में, 2013, 14, 15 या 2016? तो 2008 में जो है नेपाल में राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतंत्र बनाया गया, और 2015 में इसका नया संविधान अपनाया गया।
2015 में इसका नया संविधान अपनाया गया। लोकतंत्र की स्थापना हेतु आंदोलन में 7 पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन का संबंध किस दक्षिण एशियाई देश से है? आपके ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, नेपाल या मालदीव। तो लोकतंत्र की स्थापना हेतु 7 पार्टी अलायंस का संबंध जो है यह किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल से है इसका संबंध, क्योंकि 2005 में जब राजा ज्ञानेंद्र द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया गया था, तो अप्रैल 2006 में जो है 7 पार्टी अलायंस यानी सप्तदलीय गठबंधन बनाया गया और बंद का आह्वान भी किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, और इन्हीं की मांगों के फलस्वरूप जो है 2006 में ही इसी गठबंधन द्वारा अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया था और गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया गया था। तो इसका संबंध नेपाल से है। सुमेलित करना है कौन पार्टी किस सन में गठित की गई थी, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन देख लेंगे, सीपीआई जो है, सीपीआई, सीपीएम, एआईएडीएमके या तेलुगु देशम। तो बताना है कब किसकी स्थापना की गई थी। तो सीपीआई की स्थापना जो है आपका 1920 में की गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और इसके बाद सीपीएम की स्थापना जो है आपका 1964 में की गई थी। एआईएडीएमके की स्थापना जो है 1972 में की गई और तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना जो है 1982 में की गई थी। 1982 में की गई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी या 25 फरवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह 25 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 25 जनवरी 2011 से की गई थी। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? कौन सा चुनाव जो है निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का या स्थानीय निकायों का? तो मैंने आपको बताया स्थानीय निकायों का चुनाव जो है यह राज्य निर्वाचन आयोग करता है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है करता है आर्टिकल 234 के और 243 ZA के तहत। यह राज्य निर्वाचन आयोग जो है करता है। बाकी निर्वाचन आयोग जो है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का चुनाव करता है, चुनाव करवाता है। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? राष्ट्रपति, संसद, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श से। तो सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग के परामर्श पर जो है यह निर्णय देता है और संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत जो है सांसदों की अयोग्यता निरता संबंधी विवाद का जो है निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है। भारत में राजनीतिक दलों को किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान किया जाता है? तो भारतीय संविधान में ये वर्णित किया गया है। तो राज्यों के संबंधित निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, भारत के विधि आयोग द्वारा, भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा। तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है राजनीतिक दलों को पंजीकृत और मान्यता दी जाती है। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? दबाव समूह किसे माना जा सकता है? लोकसभा के सदस्य, पंचायत के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य या मजदूर संघ के सदस्य। तो दबाव समूह जो है मजदूर संघ के सदस्यों को माना जा सकता है।
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों गठबंधन को विपक्ष की मान्यता है तो कम से कम होने चाहिए 50 सदस्य, 60, 80 या लोकसभा सदस्यता की कुल 10% हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा की कुल सदस्यता का 10% होना चाहिए विपक्ष के नेता के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने भारत की पहली गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था? चरण सिंह, चंद्रशेखर, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? तो किसने किया था आपको बताना है। पहली गठबंधन सरकार का नेतृत्व यह मोरारजी देसाई के जनता पार्टी सरकार में, जनता पार्टी की सरकार थी 1977 से लेके 80 तक जो है यह गठबंधन की सरकार का नेतृत्व मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने किया था। न्यायिक पुनर्वालोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस? तो न्यायिक पुनर्वालोकन जो है इसका विकास, उत्पत्ति और विकास जो कर सकते हैं उसकी अवधारणा जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपको बताना अनुच्छेद 148, 150, 147 या 149। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यह कैग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को? तो अनुच्छेद 148 के तहत जो है यह हो जाएगा इसका उत्तर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, राज्य सूची के विषय के संबंध से, संसद की विधायी शक्तियों से। तो आर्टिकल 249 किससे संबंधित है आपका? तो आर्टिकल राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है, संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, वर्तमान में भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? तो वर्तमान में यानी कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन है 7, 8, 6 और 9। तो वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल पार्टी और आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल की गई है। और इसके अलावा आगे का क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित करता है। प्राचीन भारतीय पूर्व उदाहरण से, ब्रिटिश के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, यूरोपीय पूर्व उदाहरण से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। तो ब्रिटिश के विरुद्ध जो है प्रतिक्रिया से यह संबंधित है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है इसकी, और 324(2) के तहत इसकी भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? शिवसेना, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या बीएसपी? तो कांग्रेस पार्टी के विघटन से ही यह राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। और
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों में सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1962, 64, 66 या 1969। तो भारतीय साम्यवादी दल का जो है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी में जो है 30 अक्टूबर से 7 नवंबर 1964 में या 7वें पार्टी सम्मेलन में इसका जो है दो दल में विभाजित किया गया था 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्यक्रम के साथ गठित हो। ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों के निकटतम है। दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के लिए चयन हेतु समय समय पर हो। और शासन की गोपनीयता जो शासन में साझेदारी करने वालों दलों के बीच होती है। तो इसका उत्तर बताना है कि कौन आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है, इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आंतरिक दलीय लोकतंत्रों के आंतरिक चुनाव के लिए दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। प्रश्न काफी लंबा हो जा रहा है। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। वह राज्य या तो लोकसभा या तो विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है। वह राज्य या तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। वह या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, वह राज्य में या तो लोकसभा या अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है तभी उसको जो है, और कम से कम जो है अगर 8% वोट पाएगा तो उसे क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दे दी जाएगी। भारत में कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है कम से कम 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में या 7 राज्यों में। तो कम से कम 4 राज्यों में उसे होना चाहिए। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली थी? राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता 1975, 1977, 1985 या 1995 में। तो राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता जो है 1985 ईस्वी में मिली थी और 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ करके जो है दल बदल के आधार पर निर्भरता का उपबंध भी किया गया था और इसी के तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दल को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान करने का अधिकार जो है किसका है? तो ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग को है। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 68, 72, 78 या 77? तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या जो है वो 78 है। वो कितनी है? 78। मंडल कमीशन जो है, मंडल कमीशन किसकी अगुवाई में संपन्न हुआ था? बीपी सिंह, राजनाथ सिंह, बीपी सिंह, बीपी मंडल या इंदिरा गांधी? तो यह जो है बीपी मंडल द्वारा इन्हीं की अगुवाई में संपन्न हुआ था 1979 में
1979 में सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु इस मंडल आयोग का गठन किया गया था और इसका नेतृत्व भारतीय सांसद बीपी मंडल द्वारा किया गया था। भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं ये बताना है आपको। तो लोकतंत्र के समक्ष जो है भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद या उपयुक्त सभी, ये कौन सी चुनौतियां हैं आपको बताना है इसमें। तो भ्रष्टाचार भी है, जातिवाद भी है, परिवारवाद भी है और उपयुक्त सभी भी है, यानी सभी है, इसका उत्तर हो जाएगा।